हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे मौर्योत्तर काल के बारे में। ये नेक्स्ट वीडियो मौर्योत्तर काल में हम लोग क्या क्या देख चुके थे। अभी तक सारे राजवंश देख चुके थे कि कौन कौन से राजवंश हैं। इसके बाद उनकी सारी विशेषताएं, युद्ध और कला देख चुके थे। समाज भी उनका देख चुके थे। इसके बाद धार्मिक जो उन्होंने काम किए वो भी हम देख चुके थे। अब हम इस वीडियो में देखेंगे मौर्योत्तरकालीन अर्थव्यवस्था, क्योंकि अर्थव्यवस्था मौर्योत्तर काल में अपने चरम पर थी। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे क्या थी मौर्योत्तरकालीन अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, क्या क्या थी। तो शुरू करते हैं अर्थव्यवस्था पर। कि मैंने जैसे बताया था कि सातवाहन जो काल थे वहाँ से क्या हुआ, बौद्धों को, ब्राह्मणों को भूमि दान देने की परंपरा शुरू हो चुकी थी। तो ये क्या करते थे, भूमि दान दे देते थे। भूमि दान देने से क्या हुआ, जिसको भूमि दान दी, ब्राह्मणों को दी, तो उन्होंने उसको भूमि की सफाई करेंगे और उस पर खेती प्रारंभ करेंगे और बड़ी बड़ी भू क्षेत्रों के मालिक बन जाएंगे। तो यहाँ से ही एक नई प्रथा शुरू होगी, सामंतवाद का बीजारोपण हो जाएगा मौर्योत्तर काल से ही। तो यहाँ पे क्या है, भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार की अवधारणा, बड़े पैमाने पर भूमि दान। अब व्यक्तिगत अधिकार, जिसको दान में दी उसका व्यक्तिगत अधिकार हो जाएगा। वो दासों के माध्यम से, अपने नीचे जो कर्मचारी हैं उनके माध्यम से क्या करेंगे, भूमि पर खेती शुरू करेंगे। दूसरी विशेषता क्या है कि कुछ नए नगर बनेंगे। जैसे क्या होता है, अर्थव्यवस्था का विकास होता है तो कुछ नगर के केंद्र बनते हैं और वो नगर फेमस हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। तो इनमें क्या हुआ, बनारस, मथुरा, अरकमेडू और प्रतिष्ठान आदि नगर किसके लिए फेमस हो गए, रेशम और सूती वस्त्रों के लिए। आज भी बनारस क्या है तुम्हारा, सूती वस्त्रों के लिए फेमस है। तो इस तरीके से फिर श्रेणी और संगठन, व्यापार की देखभाल हेतु। मैंने पहले ही बताया था, अभी फिर से बताता हूँ। श्रेणी क्या होती थी, जैसे कोई कुछ उत्पादन कर रहा है तो कारीगर हैं, कोई लकड़ी का काम कर रहा है, कोई धातु का काम कर रहा है, पीतल वगैरह बर्तन बना रहा है, कोई अस्त्रों का, औजारों का काम कर रहा है। तो इन लोगों का क्या होता था, एक श्रेणी बन जाती थी। श्रेणी मतलब उनका एक ग्रुप बन जाता था। ग्रुप का एक लीडर होता था, वही उसके, या एक समिति होती थी, वो क्या करती थी, नियम बनाती थी। तो इनके नियम बनाएगी, नियमों का क्रियान्वयन करेगी नियमों का, प्लस इनके परिवारों की भी देखभाल करेगी। इनके विक्रय की व्यवस्था भी यही क्या करेगी, श्रेणी। अलग अलग प्रकार की श्रेणी इसमें आ जाता है। विदेशी व्यापार से संबंधित श्रेणी कौन सी थी, तो नाना देशी करके थी। तो ये सारे फैक्चुअल चीज़ें हैं, ठीक है। तो श्रेणी हो गई। एक श्रेणी का, इनका व्यापारी जो होते थे, व्यापारियों के समूह, इनके प्रमुख को बोला जाता था सार्थ-बाह्य। तो ये डायरेक्ट फैक्ट आ जाता है, सार्थ-बाह्य किसे बोलते हैं। तो व्यापारियों के जो समूह होता था, श्रेणी होती थी, उनके प्रमुख को सार्थ-बाह्य। तो श्रेणी तथा संगठन व्यापार की देखभाल हेतु बन गए। रोम, मध्य एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया से इनका क्या हुआ, व्यापार। तो ये क्वेश्चन इस बार आया था, बीपीएससी में क्वेश्चन आया था कि जो आपका रोम से व्यापार है किसके शासनकाल में होता था। तो उसमें एक कनिष्क भी था, और कनिष्क मौर्योत्तर काल का है। तो कनिष्क से भी था, एक चेर भी था। तो पहले उन लोगों ने चेर दे दिया था, जो पहली आंसर की आई थी, बाद में कनिष्क। इस पर विवाद भी चल रहा है, लोग बाग आंदोलन भी कर रहे हैं कि ये आंसर इसका चेंज होना चाहिए। तो ये डायरेक्ट यहाँ से आ गया, ठीक है। नगरीकरण में तीव्रता, नगरीकरण की जो प्रक्रिया थी उसमें तीव्रता आ गई। तक्षशिला और मथुरा, कलिंग, ये प्रमुख नगर थे। तक्षशिला क्या था, जहाँ पे तक्षशिला महाविद्यालय था। मथुरा सबको पता ही है। कलिंग किसको बोलते हैं, उड़ीसा को, आधुनिक उड़ीसा। अब स्थापत्य के बारे में बात करते हैं। स्थापत्य क्या था, स्तूप, चैत्य, विहार और मंदिरों का निर्माण हुआ था इस काल में। स्तूप क्या होते हैं, स्तूप एक्चुअली कला पे एक विस्तृत वीडियो बनेगा, है ना, सारा उसमें स्तूप बताएंगे। अभी नॉर्मल सी जानकारी दे दे रहा हूँ। स्तूप क्या होते हैं, स्तूप क्या होता है, ईंट के ढेर या थूहे करे के, कैसे, अर्धचंद्राकार होती है आकृति, ऐसे एक आकृति बनती थी ईंटों की, अर्धचंद्राकार करके, इसको बोलते थे स्तूप। थोड़ा सा और अच्छे से बता दे रहा हूँ, चलो स्तूप को। स्तूप क्या होता था, ऐसे एक आकृति होती थी, ऐसे स्तूप होता था, इसको बोलते थे अंड। इसके ऊपर एक बॉक्स होता था जिसको बोलते थे हर्मिका। ये डायरेक्ट पूछ लेता है हर्मिका क्या हो। यहाँ पे बुद्ध से संबंधित या जो बौद्ध भिक्षु थे उनसे संबंधित पवित्र वस्तुएं होती थी हर्मिका में। यहाँ पे एक छत्र होती थी, 3 वो तीलियाँ होती थी जिनको बोलते थे छत्र।
यहाँ पे बोलते हैं तोरण। एक गेट होता था जिसको बोलते थे तोरण। स्तूप एक चबूतरे पे बनता था, तो चबूतरे को क्या बोलेंगे? मेधी। इस चबूतरे को बोलेंगे मेधी। तो ये मेधी होता था। इस तरीके एक वेदिका, इसके चारों तरफ से एक दीवार हो जाती थी, उसको वेदिका बोलते थे। इस वेदिका का निर्माण जो आपका सांची का स्तूप है और भरहुत का, मैं पहले बता चुका हूँ, सांची और भरहुत 2 स्तूप थे आपके, जिनका पुनर्निर्माण किसने कराया था? पुष्यमित्र शुंग ने। पहले उसने तोड़वा दिए थे 84,000 स्तूप, फिर इनका निर्माण कराया था। तो स्तूप, चैत्य, विहार। अब स्तूपों के प्रकार जान लेते हैं। शारीरिक प्रकार मतलब बुद्ध के अवशेषों पे जो बनेंगे, शरीर के अवशेषों पे, वो शारीरिक हो गए। पारिभौगिक, भौगिक का मतलब समझते हो, जिसका भोग हो गया, उपयोग। तो बुद्ध तथा महान भिक्षुओं द्वारा उपयोग की गई वस्तुओं पर बने हुए स्तूपों को क्या बोलते थे? पारिभौगिक स्तूप। फिर उद्देश्य का स्तूप, बौद्ध धर्म के प्रचार के उद्देश्य के लिए बनाया गया, तो ये हो गया उद्देश्य का स्तूप। और आखिरी स्तूप जो होता था पूजा अर्थक, ये केवल पूजा के लिए बनाए जाते थे। इसमें जैसे कुछ एग्जाम्पल दे दूँ, बुद्ध की जस्ट मृत्यु हुई थी, उसके बाद 7 मैन स्तूप बने थे उनके अवशेषों पे। राम ग्राम में बना था, एक कपिल वस्तु में बना था, पिपलिपन में बना था, इस तरीके से। अब आ जाते हैं चैत्य पर। चैत्य क्या था? चैत्य होता है, चैत्य को बोलते हैं मृत्यु का प्रतीक। मृत्यु का प्रतीक भी होता है, ये पूजा ग्रह भी होता है। और यहाँ पे बुद्ध की समाधि बनी हुई थी, बुद्ध या बौद्ध भिक्षुओं की, ठीक है। तो ये समाधि होती है। ये एक्चुअली स्तूप का जो परिसर होता है उसके लास्ट में चैत्य होता था। अब पूजा हेतु बनी हुई होती थी। 2 प्रकार के होते थे, एक संरचनात्मक, एक शैल्यकृत। क्या होता है संरचनात्मक? संरचनात्मक मतलब जिसकी संरचना की गई हो, नया बनाया गया हो, ईंटों से, मेनली ईंटों से बन रहा है पहले, तो ईंटों से पहले जोड़ जोड़ के बनाया गया हो, सीमेंट, गारा। तो सीमेंट तो होता नहीं था उस टाइम पे, तो गारा, मिट्टी, चूना, इसका उपयोग करके ये बनाते थे। तो शैलकृत क्या होता है? शैल मतलब चट्टान, तो चट्टान को काट के बनाया गया हो, तो वो हो गया शैलकृत। द्वार पर खिड़की होती थी जिसको बोलते थे चैत्य गवाक्ष। ये यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, चैत्य गवाक्ष किसे बोलते हैं, ठीक है। अगला आ जाते हैं। उदयगिरी तथा खंडागिरी की गुफाओं पर खारवेल ने चैत्यों का निर्माण कराया था। मैंने बताया चेदी वंश था उड़ीसा में, वहाँ का राजा था खारवेल। उसने उदयगिरी और खंडागिरी, ये बहुत फेमस गुफाएं हैं, की गुफाओं पर खारवेल ने चैत्यों का निर्माण कराया था। इसी से संबंधित एक फैक्ट बहुत आता है, हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित है? तो वो इसी से संबंधित है। अब बिहार किसे बोलते हैं? स्तूप चैत्य हो गया। बिहार मतलब रहने का स्थान, तो गुफा विहार, एक गुफा काट के, पहाड़ है कोई पर्वत, इसमें गुफा काट के यहाँ पे बिहार बना देते थे। तो इस तरीके से होता था, ऐसे होगा, बीच में आंगन होगा, इधर रहने के लिए, बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए घर बने होंगे। इस तरीके से बिहार होता था। मैंने बताया था कि नागार्जुन तथा बराबर, ये गया में है, आपके गया के नागार्जुन तथा बराबर की पहाड़ियों पर अशोक और उसके पौत्र, अशोक और उसका पौत्र था दशरथ, इन्होंने क्या किया था? बहुत सारे गुहा विहार बना के किसको दान में दे दिए थे? आजीवक संप्रदाय के लोगों को। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हो गई, फिर से आपका रिवीजन हो गया यहाँ से, ठीक है। अब मूर्तिकला पे आते हैं कि मूर्तिकला क्या थी इस काल की। बड़ी संख्या में धार्मिक तथा धर्मनिरपेक्ष मूर्तियों का निर्माण होगा, जैसे कि मथुरा कला हो गई, एक गांधार कला हो गई, एक हो गई अमरावती कला। 3 कलाएं, इन तीनों कला शैलियों पे एक विस्तार से वीडियो आपको मिलेगा, जिसमें समझ में आएगा गांधार कला शैली क्या थी, मथुरा कला शैली क्या थी और अमरावती कला शैली क्या थी। अभी तो इतना समझ लो कि जो आपकी मथुरा थी और जो आपकी गांधार कला शैली थी, इसको कुषाण, खासतौर से कनिष्क ने इसको संरक्षण दिया था। अमरावती को कौन देगा? सातवाहन, इसको सातवाहन देगा। इन दोनों को कौन देगा? कनिष्क या कुषाण वंश ने, ठीक। तो बड़ी संख्या में धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष, धार्मिक में किसकी? बुद्ध की बनेंगी, या जैन धर्म से संबंधित बनेंगी, या फिर हिंदू धर्म से। धर्मनिरपेक्ष में क्या बनेंगी? यक्षणियों की, आम आदमियों की मूर्तियाँ बनेंगी। तो 2 प्रमुख शैलियों का गांधार कला शैली का आप देख लो तो डिटेल में ही है। गांधार कला शैली के स्थान कौन कौन से थे? गांधार तो है ही, गांधार कहाँ पड़ता है इस टाइम पे? ये पड़ता है पाकिस्तान का जो क्षेत्र है, बामियान, तक्षशिला और पेशावर। बामियान जो है अफगानिस्तान में पड़ता है। बामियान बुद्धा, बहुत ही फेमस मूर्ति थी बुद्ध की, बहुत लंबी चौड़ी बामियान बुद्ध की मूर्ति। इसको क्या किया था? जो तुम्हारा ओसामा का अलकायदा था, उसने इसको
बम से फोड़ के बुद्ध मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया था, और ये उस टाइम पे बहुत न्यूज में रहा था, बामियान बुद्ध। अब अगले पॉइंट पे आते हैं, केवल बुद्ध तथा बोधिसत्व की मूर्तियाँ बनेंगी। गांधार में क्या होगा आपका, बुद्ध और बोधिसत्व से रिलेटेड ही मूर्तियाँ बनेंगी धार्मिक में। बाकी यक्षियों की और सामान्य पुरुषों की मूर्तियाँ तो बनेंगी, लेकिन धार्मिक में हिंदू धर्म से संबंधित मूर्तियाँ यहाँ नहीं मिलेंगी तुमको, और जैन धर्म से संबंधित मूर्तियाँ नहीं मिलेंगी। दूसरा, यक्षिणियों की मूर्तियाँ और सामान्य स्त्री पुरुष की। अब इसकी विशेषताओं पे आ जाते हैं। बुद्ध को इन जो कला शैली है इसमें बुद्ध को दाढ़ी, मूछ और पैरों में जूतों के साथ दिखाया गया है। दाढ़ी भी थी बुद्ध की, मूछ भी थे, पैरों में जूते थे, घुंघराले बाल में दिखाया गया, मतलब सामान्य आदमी, बुद्ध को एक सामान्य आदमी की तरह दिखाया गया। मतलब जो आपका बौद्ध धर्म का हीनयान संप्रदाय है उससे रिलेटेड मूर्तियाँ हैं। वस्त्र लटके हुए ओवरकोट, ये तुम्हारी शैली कहाँ से आ गई, कनिष्क की भी एक मूर्ति मिलेगी जिसमें वो ओवरकोट पहने हुए है। तो यवन था, ये यूनानी था, तो यूनान में ओवरकोट चलता था, तो ओवरकोट पहने हुए मूर्तियाँ हैं। आभूषणों से लदे हुए हैं। सादा प्रभामंडल इनका मिलेगा। प्रभामंडल मतलब चेहरा, उसके आसपास बैकग्राउंड में कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा कि ये कोई भगवान है, वैसा कोई वो नहीं। अब मथुरा में आ जाते हैं। मथुरा मूर्ति कला शैली की क्या थी, तो इसके क्षेत्र थे मथुरा, केशवपुर, कंकाली, टीला। विषय क्या था, धार्मिक विषय। धार्मिक में हिंदू, बौद्ध, जैन तीनों धर्म से संबंधित मूर्तियाँ थीं। गैर धार्मिक में यक्ष और यक्षिणियों से। तो देखो उसमें बताया था मैंने, गांधार में केवल बौद्ध धर्म से संबंधित धार्मिक मूर्तियाँ थीं, इसमें तीनों धर्म से संबंधित मूर्तियाँ। और ये फैक्ट आपका बहुत पूछा जाता है किसी भी पीसीएस में, और उससे नीचे के एग्जाम में, ऐसा इधर होगा इन एग्जाम में। अगले उस पर आते हैं, विशेषताएँ। मथुरा मूर्ति कला शैली की विशेषताएँ जान लीजिए आप लोग। स्वदेशी प्रभाव से बनी है, आध्यात्मिक भाव है। उसमें बताया था मैंने, सादा प्रभाव मंडल था गांधार में, इसमें बुद्ध को आध्यात्मिक भाव में दिखाया गया है। अभय मुद्रा में दिखाया गया, कहीं हाथ ऊपर किए हैं, कहीं धरती को टच किए हुए हैं, उस तरीके। बुद्ध की मूर्तियों में यहाँ पे दाढ़ी मूछें नहीं है, मतलब यहाँ पे सामान्य आदमी से अब क्या है, भगवान के रूप में चित्रण हुआ है। मीन से महायान से संबंधित मूर्तियाँ शुरू हो गई हैं, ठीक है। पैरों में जूते नहीं हैं। योगी की भांति जटा पहने हुए हैं। वस्त्र इनके क्या हैं, कसे हुए हैं। और लाल बलुआ पत्थर की ये मूर्ति बनी है। ये लाल बलुआ पत्थर कहाँ से आता था, वाराणसी था, वहाँ उसके पास एक चुनार की खानों से, खासतौर मिर्ज़ापुर जिला में है। अब आ जाते हैं अमरावती कला शैली पर। अमरावती कला शैली में क्या था, इसके मेन स्थान देख लो। अमरावती, नागार्जुन कोंडा, ये दो मैन, भट्टी प्रोलू भी है, पेड़गंजम भी है, ठीक है। तो ये मेन इसके स्थान थे। विषय क्या थे, धार्मिक विषय में यहाँ पे भी देखो केवल बुद्ध और बोधिसत्व हैं। तो केवल मथुरा कला शैली में तीनों धर्म से संबंधित मूर्तियाँ होंगी, और अमरावती और गांधार में क्या होगा, बुद्ध और बोधिसत्व से संबंधित। गैर धार्मिक में यक्ष और यक्षिणियों की मूर्तियाँ होंगी, ठीक है। ये तो चले ही आ रहा। आम आदमी की भी मूर्तियाँ होंगी, आम जनजीवन से संबंधित मूर्तियाँ, शिकार करते हुए, खेलते हुए, ये सब मूर्तियाँ। अब विशेषताएं गांधार कला शैली और मथुरा कला शैली से अलग इसकी क्या विशेषताएं थी, तो अलग नहीं थी, ये मिश्रित थी दोनों की, है ना। इसकी विशेषताएं थी कि दोनों का मिश्रण। तो इसमें सादा प्रवाह मंडल भी मिलेगा, और प्लस आपका बुद्ध को भगवान के रूप में भी चित्रण मिलेगा। तो ये इनकी विशेषताएं होंगी। संरक्षण में पहले ही बता चुका, सातवाहनों द्वारा इसको संरक्षण दिया जाएगा। अब मौर्योत्तरकालीन साहित्य पे आ जाते हैं। साहित्य में क्या था, काफ़ी सारी किताबें हैं, मैंने बताए दे रहा हूँ जो याद करने लायक हैं। नाट्यशास्त्र, भरत मुनि का नाट्यशास्त्र जो है पहला आपका जो लोक कला से संबंधित ग्रंथ, इसी को बोलते हैं, है ना, जिसको बोलते हैं लोक कला। लोक कला में सारे आ जाते हैं, संगीत, नाट्य। तो उससे संबंधित पहला ग्रंथ क्या था, भरत मुनि का नाट्यशास्त्र। पतंजलि ने महाभाष्य लिखा था। क्या था ये महाभाष्य, पतंजलि का नाम सबको पता है। ये महाभाष्य था आपका, पाणिनि ने लिखी थी, अष्टाध्यायी। इसी पे टीका होता है इसका, दूसरी भाषा में क्या करना, अनुवाद करना। तो इसी पे ये टीका थी महाभाष्य। मनुस्मृति का सब लोग नाम सुनेंगे, मनु ने मनुस्मृति लिखी थी। बुद्ध चरित, सौंदरानंद और सारीपुत्र प्रकरण, ये तीनों थे अश्वघोष ने लिखे थे। अश्वघोष को मैंने बताया था कि कनिष्क ने क्या किया था, पटना पे आक्रमण करके वहाँ से जीत के अश्वघोष को लेके गया था साथ में, और बुद्ध का जो भिक्षापात था वो भी लेके गया था। स्वप्नवास दत्ता जो थे, महाकवि भाष्य ने लिखा था, स्वप्नवास दत्ता।
तो यहाँ पे आपका मौर्योत्तरकालीन साहित्य और अर्थव्यवस्था समाप्त हो गई। जब मेंस वालों को पढ़ाऊँगा तो ये बहुत डिटेल में कराऊँगा। अभी इतना है कि अब मेंस वालों को भी आइडिया लग गया, 50% काम का आइडिया उनका यहाँ से लग गया। प्रीलिम्स वालों का तो पूरा है यहाँ से, प्रीलिम्स वालों का तो कुछ भी नहीं छूटने वाला। अभी जो नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा वो इसी पे आएगा कि अभी जो एसएससी का एग्ज़ाम हुआ है उस एग्ज़ाम में जीएस के जो क्वेश्चन पूछे गए वो हम निकलवा रहे हैं, वो आपको बताते हैं कि उसमें जो एंशिएंट वाला है, क्योंकि यहाँ पे एंशिएंट हुआ है अभी, तो एंशिएंट से कितने क्वेश्चन आए हैं और कितने क्वेश्चन अपने इस जो 8 से 9 वीडियो पढ़े हैं उसके अंदर से आ गए। तब देख के आप लोग को पता चलेगा कि हाँ ये जो कंटेंट दे रहे हैं वो क्या है। अगले उस पर आते हैं, कलिंग का चेदी वंश। इनके बारे में काफ़ी जानकारी मैं पहले दे चुका हूँ। हर जगह हाथी गुम्फा, अभिलेख, खारवेल की बात होती है। तो इसका संस्थापक था महामेघवाहन। ये एक्चुअली पूछते नहीं हैं, लेकिन ये क्या है कि कहीं से अगर कुछ पूछ दिया तो आपको एक तो बैकग्राउंड पता हो, हाथी गुम्फा अभिलेख आता है बहुत बार, तो आपको उसका पता हो कि बैकग्राउंड क्या है हाथी गुम्फा अभिलेख का या खारवेल था कौन। प्लस अगर कुछ पूछ दिया तो आपको पता होना चाहिए, छूटे ना। तो संस्थापक कौन था? महामेघवाहन। जानकारी कहाँ से मिली? हाथी गुम्फा अभिलेख से। उदयगिरी तथा खंडागिरी की पहाड़ियों में इसने गुफाओं का निर्माण कराया था। उनका नाम था, एक का हाथी गुम्फा, एक का रानी गुम्फा, एक का आकाश गुम्फा। तो इसी गुफा में जो तुम्हारा अभिलेख है उसी को बोलते हैं हाथी गुम्फा अभिलेख। तो इन जो गुफाएं थी इनका निर्माण करा के खारवेल ने क्या किया था? जैन मुनियों को दान में दे दिया था। तो बौद्ध जो जैन मुनि थे वो यहाँ पे रहते थे। तो यहाँ पे आपका मौर्योत्तर काल समाप्त हो गया। अब मौर्योत्तर काल से आपके जो भी क्वेश्चन होंगे आप प्रीवियस ईयर पेपर्स पे जाइए, है ना, और उनको सॉल्व कीजिए। फिर बताइए, कमेंट में बताइए कि कौन से क्वेश्चन है, कौन सी चीज़ आपकी नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।